हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोनिंग। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग की डेफिनेशन के बारे में, क्लोनिंग के स्कोप के बारे में, क्लोनिंग के टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लोनिंग के इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन के बारे में। What is क्लोनिंग? क्लोनिंग क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंपल वर्डों में मैं आपको क्लोनिंग को समझाने जा रहा हूं। क्लोनिंग में क्या होता है? क्लोनिंग एक संतान उत्पन्न करने की प्रोसेस ही है, रिप्रोडक्शन का एक तरीका ही है। लेकिन इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो पेरेंट है, जो जनक है, वो एक ही होता है। एक ही जनक से अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो ऑफस्प्रिंग है, उत्पन्न जो संतति है, उस संतति को ही क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन की ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में क्या बात हमारे सामने निकल कर आई है कि क्लोन में जो पेरेंट है वो कैसा है? सिंगल है, सिंगल पेरेंट है। वो आइदर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यहां ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मेल ही पेरेंट होगा या फीमेल ही पेरेंट होगा। एक ही पेरेंट होगा, वो कोई भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये हुई कि पेरेंट सिंगल होता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सेकंड जो बात है वो ये है कि यहां पर जो संतति पैदा होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहां पर एक तरीके का ये जो क्लोनिंग है, ये क्लोनिंग ये कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरीके का। ओके, तो एक ही जनक से अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब जैसा कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है, वो किस तरीके का होता है? इसके अंदर जो डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन से संतति पैदा होती है, ऑफस्प्रिंग हमें समसूत्री विभाजन से प्राप्त होती है, तो ऐसी संततियां अपने जनक के, अपने पेरेंट के बिल्कुल समान होती है, बिल्कुल उसकी कॉपी होती है। तो कुल मिलाकर क्लोन भी अपने जनक की बिल्कुल कॉपी होती है, उसका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल उसके जैसा होता है। क्लोन संतति की एक खास बात यह भी है कि वो अपने जनक के तो समान होती ही है, साथ में आपस में भी इक्वल होती है। जैसे हम किसी एक जनक से क्लोन बनाए, एक टाइम में हमने 20, 30, 50, 100, 200 क्लोन जो भी बनाए हैं, तो वो जो क्लोन संततियां हैं वो आपस में भी गुणों में या और भी जो उनकी विशेषताएं हैं उनमें आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल जैसे ले ह्यूमन के बारे में। वैसे हम पढ़ेंगे इसमें कि ह्यूमन पर जो क्लोनिंग है उसके एक्सपेरिमेंटों को अभी विश्वव्यापी मान्यता नहीं है और उसमें कई एथिकल इश्यूज भी हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि यदि हम सचिन तेंदुलकर की क्लोन बनाएं, ओके, तो सचिन तेंदुलकर के यदि हम क्लोन बनाएंगे तो जितनी भी संततियां हमें प्राप्त होंगी, क्लोन संततियां, वो सभी सचिन तेंदुलकर के जैसी होंगी। उनके कद में, काठी में, रूप में, रंग में वो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जैसी ही दिखाई देगी। तो ये क्लोन संतति की विशेषता होती है। तो ये तो हमारी बात रही क्लोनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्लोनिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि क्लोनिंग के लिए कौन कौन से प्रयास वैज्ञानिक जगत में किए गए हैं। तो देखिए काफी सारे हैं क्लोनिंग के बारे में प्रयास। तो आप बुक की हेल्प से उसकी एक सारणी देख सकते हैं, उसमें काफी सारे साइंटिस्ट के नाम आपको मिलेंगे। लेकिन सफलतापूर्वक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें नाम आता है सबसे पहले जेबी गोल्डन का। जेबी गोल्डन ने क्या किया? जीनोपस मेंढक की जो प्रजाति है उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का उपयोग उन्होंने क्लोनिंग के लिए किया था। इस टेक्निक में उन्होंने क्या किया? जो जीनोपस मेंढक था उसकी एग सेल को लिया, उस एग सेल के न्यूक्लियस को नष्ट कर दिया
और उसके बाद उन्होंने उसका जो लार्वा था टेडपोल, उस टेडपोल लार्वा की जो इंटेस्टाइन सेल थी उनके न्यूक्लियस को उन्होंने एग सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद उन्होंने ऑफ स्प्रिंग प्राप्त की और उन्होंने देखा कि वो जो संततियां हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के इक्वल होती हैं, समान होती है। यहाँ पर एक खास बात और भी है जो आपको ध्यान में रखनी है कि हम जो न्यूक्लियस ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस केंद्रक को हम प्रतिरूपित कर रहे हैं, वो केंद्रक अर्ली स्टेज का होना चाहिए, डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज का। तो यदि हम केंद्रक का ट्रांसफर करें तो वो यदि ब्लास्टुला से ली गई हो, गैस्ट्रुला स्टेज से ली गई हो, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा सक्सेस होता है। एडल्ट जो जीव हैं उनसे जब हम न्यूक्लियस लेकर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें सक्सेस रेशो जो है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्लोनिंग के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है? क्लोनिंग को मुख्य रूप से 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? क्लोनिंग का जो पहला प्रकार है वो पहला प्रकार होता है जीन क्लोनिंग। ओके। सेकंड होता है सेल क्लोनिंग या सेल्यूलर क्लोनिंग जो भी है, और थर्ड जो होता है वो होता है एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग। ओके। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एनिमल क्लोनिंग ही होता है, जिसके बारे में हम डिटेल से यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन क्लोनिंग और सेल क्लोनिंग के बारे में कि ये क्या होती है। जीन क्लोनिंग, देखिए जीन क्लोनिंग का मतलब है किसी इंपॉर्टेंट जीन जो हमारे लिए आवश्यक है, वो आवश्यक किसी भी तरीके से हो सकता है। वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला हो सकता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाला हो सकता है, कोई डिजीज से रिलेटेड हो सकता है, डिजीज को सॉल्व करने वाला जीन हो सकता है, या और कोई भी किसी भी प्रकार का हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाने वाला जीन हो सकता है। तो कोई भी जो जीन है उस जीन को हम क्या करें, उस जीन को आइसोलेट कर लें। कहां से? जिस भी ऑर्गेनिज्म में वो जीन है उस ऑर्गेनिज्म की सेल से हम डीएनए को निकालें और डीएनए में से उस जीन को अलग कर लें। इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक की मदद लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी को डिटेल से देख सकते हैं, इससे आप और अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि डीएनए है हमारे पास, उस डीएनए में से हमारा जो टारगेट जीन है उस जीन को हम डीएनए से अलग करते हैं। इसके लिए हमें डीएनए को कट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, और डीएनए को काटने के लिए हम यहाँ पर एक एंजाइम यूज में लेते हैं जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। उसकी मदद से हम डीएनए को काट के जो हमारा वांछित जीन है उस जीन को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो चूंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है, अतः इस एंजाइम को आणविक कैंचिया भी कहा जाता है। जीन को आपने अलग कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस जीन की क्लोनिंग हमें करानी है, तो इसके लिए हम एक किसी वेक्टर का चुनाव करते हैं। और वेक्टर जो है, वेक्टर के लिए हम मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर जो उसका डीएनए होता है, जिसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, उस प्लाज्मिड को मुख्य रूप से वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। और अदर वेक्टर्स भी होते हैं जो आप बायोटेक की वीडियो में देख पाएंगे, बाकी मुख्य रूप से प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड बैक्टीरियल एक जेनेटिक मटेरियल है और ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया के पास, और इसमें तेजी से रेप्लिकेशन करने का गुण होता है। तो दो बातें होगी कि ये एक्स्ट्रा भी है बैक्टीरिया के पास, तेजी से रेप्लिकेट भी करता है, अतः हम इसका उपयोग वेक्टर के रूप में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं, और प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद उसको भी कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। इसके बाद जो हमारा टारगेट जीन है उस टारगेट जीन को हम प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और इसके लिए हम लाइगेज एंजाइम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जब दोनों डीएनए जुड़ जाते हैं, अर्थात जो वेक्टर का डीएनए है प्लाज्मिड और जो हमारा टारगेट जीन है, दोनों वो जुड़ जाते हैं, तो हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो जाता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करके इसकी बहुत सारी प्रतियां जो है, कॉपी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होती है जीन क्लोनिंग।
इसके बारे में हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बायोटेक के वीडियो में किया हुआ है, उसमें आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग का मतलब ये हुआ कि किसी विशेष जीन की बहुत सारी प्रतियां तैयार करने की विधि जीन क्लोनिंग कहलाती है और इसका उपयोग जीन क्लोनिंग जब हम करते हैं तो उस जीन का एक व्यापक स्तर पर उपयोग हमारे लिए संभव हो पाता है कि हम उसके द्वारा किसी विशेष प्रकार की वैक्सीन का या किसी और भी प्रकार की किसी औषधि वगैरह का निर्माण कर सके। नेक्स्ट आती है बात सेल क्लोनिंग के बारे में। तो सेल क्लोनिंग में कोशिकाओं की क्लोनिंग की जाती है। सेल क्लोनिंग का उपयोग भी औषधीय क्षेत्र में और जो डिजीज वगैरह हैं उनके संदर्भ में किया जाता है। इस सेल क्लोनिंग का एग्जाम्पल होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो उत्पादन है वो सेल क्लोनिंग की टेक्निक से ही किया जाता है। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं इनको सेल क्लोनिंग की जिस टेक्निक से बनाया जाता है, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक, ये जो हाइब्रिडोमा टेक्निक है जिसके द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन किया जाता है, इस टेक्निक की जो खोज है वो कोहलर और मिलस्टोन नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक की खोज की थी जिसके द्वारा ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। तो ये हमारी बात हो गई जीन क्लोनिंग और सेल क्लोनिंग के बारे में। थर्ड आता है एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग में क्या होता है? एनिमल क्लोनिंग में हम जो जीव होते हैं उन जीवों के या तो किसी ऑर्गन का या कंप्लीट जीव का ही निर्माण करते हैं। तो एनिमल क्लोनिंग में किसी ऑर्गन विशेष का या कंप्लीट जीव का ही निर्माण किया जाता है। ये प्रोसेस जो है एनिमल क्लोनिंग कहलाती है। हमारे इस चैप्टर में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो एनिमल क्लोनिंग ही है, जिसके ऊपर हमसे एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन, जिसका हम डायग्रामेटिक रूप से उसे शो करके उसको डिटेल से समझा सकते हैं। और इस एनिमल क्लोनिंग में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, कई एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये जो एनिमल क्लोनिंग है, इस एनिमल क्लोनिंग की टेक्निक को डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।